नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस। और दोस्तों, ये जो साइंस का वीडियो है ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए स्पेशल जो है बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और इसमें जो है स्पेशल 100 क्वेश्चन रहेंगे, बहुत बेहतरीन 100 क्वेश्चन। और ये जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं उसी के आधार पर क्वेश्चन जो है निचोड़ बिल्कुल इसमें इकट्ठा किया गया है। आशा है कि ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे आपको लगने वाले हैं। और ये जो प्रश्न है दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी दोनों के लिए बेहतरीन क्वेश्चन हैं और इक्वली इंपॉर्टेंट हैं फॉर अदर एग्जाम्स ऑल्सो, यानी चाहे स्टेट गवर्नमेंट का दे रहे हैं चाहे एसएससी का दे रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए। भाई साइंस ऐसा तो है नहीं कि कहीं बाहर से जो साइंस अलग अलग एग्जाम्स के लिए आती है तो एक ही तरह की वीडियो जो क्वेश्चन सभी में रिपीट होते हैं इधर से उधर। तो ये जो है वर्तमान में जो एनटीपीसी का प्रश्न जो परीक्षा आ रही है उसके लिए ये बहुत बेहतरीन वीडियो होने जा रहा है। तो सभी भाई बहनों और गृहिणियों से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जो है वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी वाले भाइयों को मैं और भाई बहन और गृहिणियों को यानी सभी को मैं इसको रिकमेंड करता हूं कि बहुत अच्छे से इसको देख लें और इन सारे प्रश्नों को तैयार करके जो परीक्षा में बैठें। ठीक है दोस्तों, इसमें से आपको जरूर परीक्षा में जो प्रश्न देखने को मिलेंगे। और साथ में हमने जो साइंस के अन्य भी जो वीडियो बनाए, मैराथन वीडियोज़ भी बनाए, उनको भी आप देख डालिए दोस्तों, क्योंकि 2022 में एक नौकरी पक्की लेनी है मित्रों, तो फिर पीछे क्यों हटना। पूरा का पूरा मटेरियल जितना मैंने चैनल पर अपलोड किया है वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत बेहतरीन है। साइंस के क्वेश्चन तो भाई आपके टीचिंग की जॉब में भी आएंगे, सुपर टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, टेट की सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी फिर भी इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि सभी जो मटेरियल है आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ा करो। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि ये वीडियो केवल एनटीपीसी के लिए, नहीं, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, इसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन वही हैं जो बार बार इधर उधर घूमते रहते हैं और हम में से ज़्यादातर लोग इनको गलत करके आते हैं। तो इनको गलत नहीं करना आप दोस्तों। बढ़ते हैं आगे वीडियो में। आपका पहला प्रश्न है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो ये होती है हिरण की जो होती हैं सबसे बड़ी आंखें होती हैं मित्रों। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सर्वाधिक CO2 उत्सर्जित कर रहा है मित्रों। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत यानी बिजली के उत्पादन में जो है अभ्रक कच्चे माल के जो है रूप में प्रयुक्त होता है। और आपको पता होगा अभ्रक में जो भारत का नंबर 1 है जो है उत्पादन में। विद्युत प्रेस यानी कि इलेक्ट्रिक प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी सीले ने किया था इलेक्ट्रिक प्रेस का जो है आविष्कार। और टेलीविज़न का आविष्कार किया था हेनरी बैक्यूरेल ने, सॉरी GL बेयर ने। हेनरी बैक्यूरेल ने जो है रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। भाई वो बंद होता है ढक्कन, तो उसमें जो है प्रेशर कुकर में ज़्यादा भीतर दाब बन जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है मित्रों। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत क्रिया में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है ये जो है मित्रों न्यूटन का तीसरा नियम है। तांबा जिसको कॉपर कहते हैं का शत्रु तत्व कौन सा है? तो भाई गंधक, यानी कि तांबे का जो शत्रु तत्व बोला जाता है उसको गंधक को बोला जाता है। ठीक है। और स्ट्रेंजर गैस कौन सी होती है? स्ट्रेंजर गैस होती है जीनॉन। वैसे जीनॉन के कुछ जो है यौगिक भी पाए जाते हैं, बाकी अक्रिय गैसों के कोई यौगिक नहीं पाया जाता, केवल जीनॉन के ही कुछ पाए जाते हैं और इसको स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। और तांबा जो है तांबे का शत्रु होता है गंधक मित्रों। आगे है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो प्रकीर्णन सबसे कम होने का अर्थ है कि वह फैलता कम है। फैलता कम है तो एक जगह ढिप्पा बना रखा रहेगा, ढिप्पा बना रखा रहेगा तो उसकी तीव्रता हमें दिखाई देती है दूर से भी, इसलिए लाल बत्ती भी लगाई जाती है, लाल रंग की रेड लाइट्स लगाते हैं दूर से ताकि दिख सके। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। और रेडियम की खोज किसने की थी? तो ये की थी मैडम क्यूरी ने। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या है? तो इसकी जो संख्या हो जाएगी 5। 60 डिग्री एंगल पर कितनी? 5। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो एक अवतल लेंस की तरह काम करता है। पानी के अंदर अगर कोई हवा का बुलबुला है तो ये जो है एक अवतल लेंस की तरह काम करेगा मित्रों। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व की। इकाइयों की समस्त जो व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व की जो मात्रा है वो समान होती है मित्रों। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब उसकी किस चाल से आता हुआ प्रतीत? तो ठीक दुगना, यानी कि 8 मीटर पर सेकंड से उसका प्रतिबिंब चलता हुआ दिखाई देगा मित्रों। अगर 10 मीटर पर सेकंड से तुम शीशे की तरफ आओगे समतल दर्पण की तरफ तो तुम्हारा प्रतिबिंब 20 मीटर पर सेकंड की तरफ तुम्हारी तरफ आता दिखाई देगा। आगे है, कार ट्रकों बसों
मैं ड्राइवर की सीट के बगल में जो कौन सा दर्पण होता है, तो वो उत्तल दर्पण होता है। और मैं आपको बता दूं, जो हेडलाइट में जो दर्पण होता है, हेडलाइट में दर्पण होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण होता है हेडलाइट में। ऐसे तत्व जिनसे धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो वो उपधातु कहलाते हैं। उपधातुओं की संख्या कितनी है? 7 है मित्रों। उपधातुओं की संख्या 7 है। बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और 4 और हैं, उनको आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। तो दोस्तों कौन कौन सी होती है उपधातु? उपधातु होती है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। इस तरह से 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आपको याद रखनी है, कोई सी पूछ सकता है। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इस्पात में जो सर्वाधिक ध्वनि की चाल होती है। और अगर आपको 3 ऑप्शन में दिया जाता है, ठोस, द्रव और गैस, तो ठोस वाला जो रहेगा उसको आप 500 लगाएंगे। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा मित्रों। जैसे ही बाहों को सिकोड़ेगा वैसे ही वो तेजी से घूमना शुरू कर देगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी, क्योंकि भाई बीच में निर्वात है, अंतरिक्ष के कारण जो है। अब क्योंकि हवा को आवाज़ को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में लाखों किलोमीटर की दूरी ऐसी है जहाँ पर कोई माध्यम ही नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग। पलायन वेग के कारण जो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। और पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अगर किसी चीज़ को तुम फेंकोगे तो वो पृथ्वी के क्षेत्र से बाहर निकल जाएगी। कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल। आगे, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा मित्रों। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि झूले का जो आवर्तकाल है दैट इज इक्वल टू टी इक्वल टू 2π√L/g। तो इसमें द्रव्यमान का कहीं पे कोई जो जिक्र नहीं है, इसलिए जो आवर्तकाल है वो द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करेगा, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 2 लड़की आगे बैठ जाओ बेशक। आगे, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों से प्रोग्राम सुनते हैं, तो यह संभव है अनुनाद के कारण। जो वायु में विभिन्न प्रकार की जो है फ्रीक्वेंसीज होती हैं, हम अपने रेडियो के हिसाब से जिससे चाहें मिलाना, उसके लिए उस घुंडी को घुमाते हैं। इस वाली फ्रीक्वेंसी से मिलाना है तो इसके साथ अनुनाद कर जाएगा। ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको छोड़ो, तो इसके साथ अनुनाद कर लो। दूसरा एफएम चल जाएगा, तीसरा चल जाएगा, चौथा चल जाएगा। जिसके साथ अनुनाद कर जाएगी, रेजोनेंस कर जाएगी फ्रीक्वेंसी, उसी का स्टेशन आपके पास में चल जाएगा मित्रों। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो वेंचुरी मीटर से जो है जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं कि पानी कितनी तेज बह रहा है, वेंचुरी मीटर से पता लगाते हैं। चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है, आपने देखा होगा। पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, जिसके कारण वो जो फुहारे के बीच में गेंद नाचती रहती है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो क्या होगा भैया? दिन 12 घंटे का होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो है आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अभी जो पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पर पूरा करती है अपनी धुरी पर, तो फिर 12 घंटे में ही पूरा कर डालेगी। त्रिज्या क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा मित्रों, क्योंकि यही तो पलायन वेग है पृथ्वी पर। इतना वेग अगर कोई चीज़ पा जाए तो पृथ्वी के क्षेत्र से बाहर निकल जाएगी। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग जो है उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को करना चाहिए मित्रों। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान में कोई फर्क ना पड़े तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा? तो 2% घट जाएगा। यदि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 1% कम कर दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण कितना कम हो जाएगा? ये जो 2% कम हो जाएगा मित्रों। तो आप देख रहे हैं कि ये बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, और यही वो प्रश्न है जो परीक्षा में आप खूब सारी तैयारी करके भी जाते हैं, लेकिन फिर भी ये प्रश्न जो छूट जाते हैं। तो इस वीडियो में इसी तरह के जो थोड़े से टफ क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, ताकि आपकी तैयारी ऐसे नहीं कि हल्के हल्के ही केवल पढ़ के जाएंगे। आपको बेहतरीन क्वेश्चन भी जो पता होने चाहिए, जो थोड़े से हटके, थोड़े से टफ लेवल के बनते हैं, उनको भी आप पढ़ के जाइए मित्रों। आगे पढ़ते हैं।
दाब का मात्रक क्या है, तो पास्कल जो है दाब का मात्रक होता है। और वायु दाब किससे मापते हैं, तो बैरोमीटर से मापते हैं। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का होना चाहिए। ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा होनी चाहिए भाई खाना पकाने वाले बर्तन की। धातु की विशिष्ट जो ऊष्मा उच्च होनी चाहिए और निम्न चालकता होनी चाहिए, उसकी चालकता निम्न होनी चाहिए, तो खाना बेहतरीन पकेगा। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि घर्षण के कारण जल की परतों में भी तो आपस में घर्षण होता है। तो इसलिए यह एक समझ लीजिए, ऊपर से आने वाले जल में गतिज ऊर्जा होती है, तो फिर वो एकदम से आके ठहर जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा में वो गतिज ऊर्जा बदल जाती है, जिसके कारण उसका तापमान बढ़ जाता है। तो केल्विन तापमान में बर्फ़ का गलनांक होता है तो 0 डिग्री केल्विन। जो केल्विन तापमान में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, तो 0 डिग्री केल्विन होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से जुड़ी है, तो ग्रीक भाषा के शब्द से जो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जुड़ी हुई है, जो ग्रीक भाषा से। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो रेडियो एक्टिवता की जो इकाई है, रेडियो एक्टिव धर्मिता की जो इकाई है वो क्यूरी है। किस रंग की तरंग धैर्य सबसे कम होती है, तो बैंगनी रंग की तरंग धैर्य सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंग धैर्य सबसे अधिक होती है। कमरे में रखे फ्रिज का यानी रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है मित्रों। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देते हैं तो कमरे का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। घटेगा नहीं, कभी तुम सोचो कि फ्रिज का काम करना शुरू कर देगा, बल्कि बढ़ जाता है। तो दोस्तों अगर फ्रिज खुला छोड़ के कमरा को ठंडा करने की कोशिश करोगे, एसी बनाने की कोशिश करोगे, तो फ्रिज से भैया गर्मी पैदा होगी, ठंडक पैदा नहीं होगी, ध्यान रहे। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। और सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है, तो 2 सेकंड होता है। जो सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है मित्रों। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो बेंगलोर में स्थित है भारतीय विज्ञान संस्थान। पराध्वनिक विमानों की चाल कितनी होती है, तो ध्वनि की चाल से अधिक। ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 332 मीटर पर सेकंड होती है। 332 मीटर पर सेकंड तो ध्वनि की चाल होती है। लेकिन ये जो विमान है ये ध्वनि की चाल से भी तेज़ी से चलते हैं, तो इनको पराध्वनिक विमान कहते हैं। तो ध्वनि की चाल से अधिक इनकी चाल होती है। भूस्थिर उपग्रह की जो पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर होती है। दोस्तों भूस्थिर उपग्रह की जो पृथ्वी से ऊंचाई, कहीं पे 35,000 दिखाई दे और 36,000 ना हो ऑप्शन में, तो 35 मार देना भैया, नहीं तो 36,000 एग्जैक्टली होती है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो हिप्पोक्रेटस की। जो चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं उनको हिप्पोक्रेटस की जो शपथ दिलाई जाती है। कार में रेडिएटर का क्या काम होता है, तो इंजन को ठंडा बनाए रखना जो रेडिएटर का काम होता है, इसको रेटर भी बोल देते हैं। इंजन को ठंडा रखना ही क्या है, रेडिएटर का काम होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। जी हाँ, दूर दृष्टि दोष का और निकट दृष्टि दोष का मैं बताता हूँ। जो निकट दृष्टि दोष में निकट का अच्छा दिखाई देता है, दूर का नहीं। और दूर दृष्टि दोष में दूर का अच्छा दिखाई देता है लेकिन निकट का नहीं, बस ये ध्यान रखिएगा। और निकट दृष्टि दोष में निकट का सही दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसमें अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल का और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं इनके निवारण के लिए मित्रों। आगे है, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता है तो ये कौन सा लेंस है भाई, डेफिनेटली उत्तल लेंस है ना। किताब के ऊपर रखा कोई लेंस है और उसको ऊपर उठाने पर जो अक्षर हैं वो उनका आकार बढ़ता दिखाई देता है, तो ये उत्तल लेंस है मित्रों। बेहतरीन क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम। क्वेश्चन के लेवल से आपको पता लग रहा होगा कि आप भी इन क्वेश्चनों में उलझ जा रहे होंगे। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी वाले क्वेश्चन हैं, इनको आप बढ़िया तरह से तैयार कर लीजिए। इन्हीं में से दिखाई देगा आपको प्रश्न। तो किसी का भी तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी और ग्रुप डे के लिए तो डेफिनेटली है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन सुपर टेट वाले और लेखपाल वाले या किसी भी अन्य एग्जाम वाले भी इसको हल्के में ना लें मित्रों, कहीं ये प्रश्न छूट ना जाए परीक्षा में। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस कौन सा है, अवतल है। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो अवतल है। और अगर कागज़ पर रखे लेंस को ऊपर उठाने पर आकार बढ़ता है अक्षरों का तो उत्तल लेंस है। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण, जो तारे टिमटिमाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है, तो न्यूट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। तो पौधों की आंतरिक संरचना का जो अध्ययन करोगे तो उसको शारीरिकी बोलेंगे। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक है वो सर्वाधिक होता है। इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है।
और जो है अपवर्तनांक सबसे कम होता है लाल का, और उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। बस ध्यान रहे अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो बैंगनी का होता है। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या है, तो 4 मीटर। फॉर्मूला लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। 4 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है मित्रों। और राडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है, तो रेडियो तरंगों का परावर्तन पर जो आधारित है राडार की कार्य प्रणाली। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। ये जो न्यूटन की गति के संबंध में जो सत्य कथन इसने पूछा था, तो ये क्वेश्चन बेस्ड जो है आंसर बेस्ड क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, तो यही तो जड़त्व है। न्यूटन की गति का पहला नियम यही तो है, जड़त्व का नियम। और जो दूसरा नियम जो है उसके हिसाब से हम बल की परिभाषा ज्ञात करते हैं, और तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो देखिए जो चिड़िया आकाश में उड़ती है वो तो क्रिया प्रतिक्रिया के कारण उड़ती है, लेकिन बस में जो आदमी खड़ा है अचानक से बस रुक जाए तो उसको झटका लगता है, वो जड़त्व के कारण होता है। तो ये एग्जाम्पल ऐसे भी क्वेश्चन करके पूछेगा आपसे, प्रैक्टिकल का कोई एक लाइन दे देगा, उसके हिसाब से बताएंगे कि कौन सा नियम लग रहा है। लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। जी हाँ, विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन पर आधारित जो है सिद्धांत है लेजर का। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा तो दाब भी कम पड़ेगा दलदल में, है ना। जब वो लेट जाएगा सीधा करके तो उसका जो क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि दाब उसका कम पड़ेगा और वो नीचे कम घुसेगा। इसलिए लेट जाना चाहिए दलदल में हमेशा। मतलब अगर ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो आप मत जाइए दलदल में, लेकिन बाई चांस फंस जाओ तब उसमें सीधे लेट जाना चाहिए ना। बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। मतलब बर्फ़ के दोनों टुकड़ों को आपस में दबा दिया तो चिपक जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा आपने फोर्स उस पर लगा दिया है कि उसका गलनांक जो बर्फ़ का घट जाता है, जिससे कि आपस में जो दोनों टुकड़े चिपक 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 जाते हैं। आगे है, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो मोटर कार में वही रेडिएटर जो ठंडा करता है इंजन को, वो संवहन के कारण, केवल संवहन के कारण जो शीतलन का कार्य करता है। संवहन के कारण दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। आगे बेहतरीन प्रश्न आपका, प्रश्न है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्न लिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है, तो भाई ये प्रोटीनों का जो अमीनो अम्ल में विघटन होता है, यही तो पाचन की प्रक्रिया है। प्रोटीनों को तोड़ दिया जाता है किसमें, अमीनो अम्ल में। और प्रोटीन जो होती है लगभग 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, तो भैया दूर से ही टेलीविज़न में आप बहुत दूर रहता है और जहाँ से विकिरण होता है वहाँ से, तो टेलीविज़न में जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग होता है वो होता है या तो हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का, है ना। रेडियो टेलीविज़न में रेडियो तरंगों का ही उपयोग होता है कुल मिलाकर। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। बृहस्पति जो है इस पर मीथेन पाई जाती है, और बृहस्पति का रंग जो है पीला है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है, तो प्रोटीन के पाचक में ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो मदद करता है। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, तो लोग किससे पीड़ित होते हैं, तो भैया बेरी बेरी से। जैसे कि चीन में पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं तो वो लोग बेरी बेरी से जो पीड़ित होते हैं, क्योंकि पॉलिश के बाद में विटामिन बी उसमें से चावल में से निकल जाती है। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है, तो लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल अगर मांसपेशियों में इकट्ठी हो जाती है तो शरीर को थकान लगती है। मतलब लैक्टिक अम्ल जो मिलता है तुम्हें पता है दूध दही से मिलता है, छाछ से मिलता है। तो अगर छाछ वगैरह या दही आप खा लेते हैं तो जो ये जाके मांसपेशियों में इकट्ठी हो जाती है, जिसके कारण आपका शरीर थक जाता है। यानी कि छाछ पी के दही पी के आप धुआंधार लोट मारते हो, 1 घंटे के लिए फ्री हो जाते हो, फिर केवल नींद चाहिए। प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में जो लाया जाता है, तो वो लाया जाता है फेदोमीटर। फेदोमीटर समुद्र की गहराई को जो मापा जाता है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती हैं कंप्यूटर की आईसी चिप्स। जी हाँ, धातु की
यानी उपधातु की बनी होती हैं। और ये तीसरी कंप्यूटर की जो चिप लगी थी वो तीसरी पीढ़ी में लगी थी, जो है माइक्रो प्रोसेसर में। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस और पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है? वही तो मुख्य अक्ष होती है मित्रों। वो क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है बहनों और भाइयों, दीदी और सज्जनों। आगे आपका प्रश्न है कि अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है, वस्तु का फोकस कहाँ पे? अवतल दर्पण पर पड़ता है, तो उसकी छाया कैसी बनेगी? भाई देखो, अवतल दर्पण जो है ना उसको अनंत पे बनाएगा, उसके प्रतिबिंब जो बनाएगा कहाँ पे बनाएगा? अनंत पर बनाएगा, क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है ये अपने ऊपर आने वाली प्रकाश की किरणों को फैला देता है, तो अनंत पर। और अगर उत्तल दर्पण पर यही किरणें आती ना, इसकी किसी वस्तु का फोकस उत्तल दर्पण पे होता तो सीधी सी बात है वो फोकस पे जो चित्र बना देता यानी प्रतिबिंब बना देता उत्तल दर्पण। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है तो जिंक है। अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकाल देती है, तो ये जो है कौन सी है? हाइड्रोजन है, मेरा मतलब जिंक है। इसका रिप्रेजेंट जो है Zn से किया जाता है, सिंबल है Zn या जस्ता इसको बोलते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? लेमार्क ने तथा ट्रेविरेनस ने जो सबसे पहले जीव विज्ञान का शब्द का उपयोग किया गया था। कार्य का मात्रक जूल होता है और प्रकाश वर्ष का इकाई है दूरी की, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है मित्रों। कार्य का मात्रक जूल है और सभी प्रकार की ऊर्जाओं का भी मात्रक जूल होता है, यानी कि चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे रासायनिक ऊर्जा हो, चाहे कैसी भी ऊर्जा हो, सभी की जो ऊर्जाओं का मात्रक जूल आएगा। उसके पीछे चेक कर लेना, ऊर्जा तो नहीं लिखा है, ऊर्जा आ जाए और मात्रक जूल लगाना है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। भाई तत्व की परिभाषा ये है, तत्व किसी भी एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर जो पदार्थ बनता है उसको हम तत्व कहते हैं। जैसे कि लिथियम, तो इसमें लिथियम लिथियम मिलेगा सभी में। जैसे सोडियम है तो सोडियम ही सोडियम मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये तत्व हो गया। और यौगिक क्या रहते हैं? जैसे कि H2O है तो इसमें दो तत्व मिल गए, एक हाइड्रोजन मिल गया और एक ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है ऐसे। और H2O संबंधित एक और प्रश्न आता है कि इसमें द्रव्यमान के आधार पर क्या अनुपात है? तो भैया हाइड्रोजन तो 2 ग्राम है इसमें और ऑक्सीजन इसमें 16 ग्राम है, तो जो है द्रव्यमान का आधार पर 1:8 का अनुपात होता है पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। आगे बढ़ते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता? वही तो यौगिक है। दो या दो तत्व जो एक निश्चित मात्रा में अभिक्रिया कर, जैसे कि H2O, तो H 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो इस तरह से एक निश्चित मात्रा में, यानी कि ये 1 ग्राम और ये 8 ग्राम, इस तरह से तो एक यौगिक बना लेते हैं, ठीक है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने अकेला अकेला पाएगा, जैसे कि लिथियम है, हाइड्रोजन है, सोडियम है, फ्लोरीन है, अकेला अकेला तो तत्व होता है। और जब दो तत्व मिल जाते हैं तो फिर वो यौगिक बन जाता है, जैसे HCl है, H2SO4 है, ये देखो इसमें हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन तीनों हैं। इसे ऑयल ऑफ विट्रियल बोलते हैं दोस्तों, H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियल बोलते हैं। यदि आपने साइंस की और वीडियो नहीं देखी तो उनको आप देख डालिए, बायोलॉजी की 600 क्वेश्चन की वीडियो भी अवेलेबल है और जो है मिक्स क्वेश्चन की 500 क्वेश्चन की भी अवेलेबल है। उसमें सभी तरह के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो अलग अलग पोर्शन पढ़ाए गए हैं, शायद 150 से क्वेश्चन के आसपास हैं उसमें, और ये स्पेशल है। और आज जो वीडियो बना रही है तो धमाका है मित्रों, ये तो धमाका है बिल्कुल, इसको तो देखना ही है आप सभी को। तो किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उसी को तो आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं मित्रों? उसकी आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? आवृत्ति कहते हैं भाइयों बहनों। आगे जो है आपका प्रश्न कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है, आप जानते हैं। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल, भाई दाब बढ़ा दो कुछ भी कर लो, जो ध्वनि की चाल है वो 332 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, है ना। जैसे कि आवर्तकाल पे कोई असर नहीं पड़ा था ना, लड़की दूसरी झूले पे आके बैठ गई थी लेकिन आवर्तकाल पे कोई और परिवर्तन नहीं पड़ा था, तो ऐसे ही है ध्वनि की चाल भैया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दाब कितना ही बढ़ा लो वायु का। निम्नलिखित में से तो ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड रहेगा। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो भाई प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को तो प्रकाश वर्ष कहते हैं, तो दूरी है प्रकाश वर्ष का भी समझो कि ये समय है, वर्ष को देख के कभी समय लगा दो। पारसेक इकाई है दूरी की, दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है कौन? पारसेक। आगे बढ़ते हैं। आपका आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? भाई देखिए धातु होती है शीशा, लेकिन फिर भी ये विद्युत की कुचालक होती है, ये एक्सेप्शन है। और देखिए ग्रेफाइट जो होती है वो अधातु होती है, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक होती है, ये देखिए क्या एक्सेप्शन है। आगे निम्नलिखित में से और एक बात बताएं कि धातु होते हुए भी हाइड्रोजन यानी मरकरी जो है द्रव के रूप में पाई जाती है, जबकि बाकी धातुएं ठोस रूप में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से किस धातु में धातु ही चमक पाई जाती है? भाई ग्रेफाइट और आयोडीन जो है ना, वैसे तो धातु ही चमक धातुओं में होती है,
भाई धातु की चमक किस में, धातु में होगी, लेकिन जो ग्रेफाइट और आयोडीन है ना, इन दोनों में भी धातु वाली चमक पाई जाती है, ये इसी को बोलते हैं अपवाद, है ना। तो ग्रेफाइट और आयोडीन आंसर लगाएंगे। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु यदि गुब्बारे में एक छेद कर दें तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। भाई देखिए, हाइड्रोजन गैस हल्की होती है, हाइड्रोजन गैस का द्रव्यमान कम है, हाइड्रोजन गैस जल्दी से विसरित कर जाएगी, जो हल्की होगी वही पहले निकल जाएगी मित्रों। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल पर डालोगे तो वो नाचते हैं, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण वो नाचते हैं। तुम डाल के देख लेना घर पे, कपूर के छोटा सा टुकड़ा पानी में डालना कटोरी में, तो डेफिनेटली इधर उधर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि पानी के पृष्ठ तनाव के कारण उसको ऐसा झेलना पड़ता है। पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है मित्रों, अधिकतम जो घनत्व है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है पानी का। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते तो उनके वेग समान होंगे मित्रों। भाई दो एक उपग्रह एक ही कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, कहने का मतलब है एक ही कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, तो सीधी सी बात है उनका जो वेग है ना वो समान है, वेग समान होगा तभी एक ही कक्षा में चक्कर लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, तो उपग्रह उसी के साथ में जो उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करना शुरू कर देगा। यानी कि अगर आप घूम रहे हैं पृथ्वी के चारों तरफ, किसी उपग्रह में बैठे हैं और आप एक बिस्कुट का पैकेट पीछे छोड़ दो, तो ऐसा नहीं है कि बिस्कुट का पैकेट वहाँ से छूट के धरती पे आ जाएगा, जबकि वो जो पैकेट तुम छोड़ रहे हो वो तुम्हारे पीछे पीछे ही उपग्रह के साथ में ही ऐसे घूमना चालू कर देगा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अमोनिया, अमोनिया एक यौगिक है। बाई चांस हो सकता है आपको ऑप्शन जो दिए गए होंगे वो ऐसे होंगे, Li देखिए लिथियम हो गया, बी हो गया मैग्नीशियम, सी हो गया जो आपका अमोनिया NH3, और डी हो गया जो आपका हीलियम। तो देखिए ये भी तत्व है, ये भी तत्व है, ये भी तत्व है, तो ये अमोनिया जो NH3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। जब दो तत्व मिल जाते हैं तो यौगिक बन जाता है मित्रों। आगे जो आपका बेहतरीन प्रश्न है, ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रा क्या है, तो ये भी पूछा जाता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यानी कि वाई का जो मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का, तो ये मूल मात्रक है ज्योति तीव्रता का जो है कैंडेला। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं। भाई मैंने बताया ना, यौगिक में जो भिन्न भिन्न तत्व होने अनिवार्य हैं, दो तत्व मिलकर ही तो यौगिक बनाएंगे। अब जल एक यौगिक है, देखिए रासायनिक बंध जैसे H2O, तो इसको लिखते हैं, इसका केमिकल फार्मूला है, लेकिन असल में जो है ऐसे ऐसे इसका बॉन्डिंग होता है, और ऐसे ही अमोनिया का भी होता है जैसे NH3, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दो इससे सिंगल बॉन्ड से मित्रों, ठीक है। तो इसमें रासायनिक बंध जुड़े होते हैं, तो इसलिए जो ये क्या है यौगिक है। अब रासायनिक बंध केवल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला नहीं है, ये भी है NaCl, इसमें जो आयनिक बंध बनता है Na पे प्लस और Cl पे माइनस होता है, आयनिक बंध से जुड़े हुए होते हैं, आयनिक कंपाउंड है। और जिनमें बॉन्ड लगे रहते हैं सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, वो होते हैं जो आपके सहसंयोजी यौगिक, है ना, सिंपल एकदम। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों का अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। भाई जीवधारियों का अध्ययन तो जीव विज्ञान में ही करोगे ना, सिंपल सी बात है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, शैवाल का अध्ययन करते हैं फाइकोलॉजी में, और माइकोलॉजी में किसका करते हैं, कवक का करते हैं माइकोलॉजी में। माइकोलॉजी में जो कवक का अध्ययन करते हैं, और फाइकोलॉजी में शैवाल का, है ना, फाइकोलॉजी में किसका, शैवाल का। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की। मैंने बताया सभी प्रकार की ऊर्जाओं की जो इकाई है जूल। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू हुई थी। देखिए मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है मित्रों, है ना, मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू हुई थी। लेकिन अगर मैं बात करूं ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसकी जो ISO की स्थापना हुई थी 1947 में हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन मात्रकों के लिए अगर हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात करेंगे तो 1971 लगाना है। मात्रकों के लिए दिखाई दे तो 1971, और अगर ISO आ जाए कहीं पे लिखा हुआ तो 1947 मारेंगे, ठीक है भैया। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ दो पराश्रव्य जो तरंगें उत्पन्न करते हैं। तो इसका होता क्या है कि जो चमगादड़ हैं वो पराश्रव्य ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं, ये 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक की होती हैं। तो सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर टकरा के इनके कानों तक आ जाती हैं, इनको पता लग जाता है रास्ते में कुछ ना कुछ है, तो फिर ये उसी पर अटैक कर देती हैं। बाकी नाक भी होती है इसकी सूंघने के लिए, कुछ उससे भी अंदाज़ा लगाती होगी कि कौन सी चीज़ की गंध आ रही है, और प्लस जो ऑब्जेक्ट है ये तो पता लग ही जाता है। तो इस तरह से जो वो अटैक कर देती है। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो ये महत्वपूर्ण जो है बहुत ही ज़बरदस्त 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें जितने भी भाई बहन और गृहिणी इसको अभी तक देख रहे हैं उनके माता पिता को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको जो है जो RRB NTPC वाले भाई हैं उनको मैं जो रिकमेंड करता हूं कि जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है RRB NTPC के नाम से, उसमें आपको
कई वीडियोज़ मिलेंगी, 3-4 वीडियो मिलेंगे। ये वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में मैं आप जो डाल दूँगा, क्योंकि ये भी स्पेशल साइंस की मैं भी डालूँगा इसको, और जो प्लस उसमें भी डालूँगा जो है आरआरबी एनटीपीसी वाली प्लेलिस्ट में भी, तो दोनों में आपको मिलेगी और इसको आप ज़रूर देख लें। आरआरबी एनटीपीसी वाली में कई 3-4 वीडियो और भी हैं, और मतलब ऐसी वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ जो डेफिनेटली आपको परीक्षा में दिखाई देंगे क्वेश्चन इन्हीं में से। तो इसलिए इनको जो आप ज़रूर देख लीजिए दोस्तों एक बार। और बहुत सारी रेलवे की वीडियोस हम बना रहे हैं, रोज़ाना आपको मिलती रहती है। जो 100 क्वेश्चन की जो हम वीडियो डालते हैं, एक आज भी जो 36वां पार्ट हमने जो अपलोड किया है, तो यानी कि 3600 क्वेश्चन उसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आपको पता है 10,000 क्वेश्चन की वो सीरीज़ जाने वाली है। तो उस प्लेलिस्ट को भी आप पूरा का पूरा देख डालिए। साथ में मैराथन वीडियोज़ की प्लेलिस्ट है, उसमें भी आप जाइए, उसको भी आप देख डालिए। आपकी तैयारी यानी कि बहुत बेहतरीन होने वाली है, और ये चैनल आपकी तैयारी में रामबाण साबित होने जा रहा है दोस्तों। जी हाँ, डेफिनेटली आप सिलेक्शन के बाद में हमको बहुत याद करेंगे, और हम भी जिंदे हैं, हम भी याद होते रहेंगे। मेरा मतलब है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा इस चैनल पर जुड़ने के बाद में। तो सामान्य ज्ञान की प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देख लें, जिसमें 100 क्वेश्चन है मित्रों। तो इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपके माता पिता को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। 2022 में एक नौकरी पक्की लेनी है, ध्यान रखिएगा।